हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन विद अजय। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं RIMC जून 2019 मैथ्स का पेपर। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जून 2019 में मैथ्स का पेपर कैसा आया था। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको मैं बता देता हूँ कि RIMC 2021 का एग्ज़ाम कोविड की वजह से डिले हो गया था, जो कि जून में होना था। अब वो अगस्त या अक्टूबर में कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि टाइम हमारा होता है 1.5 घंटे का, और मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो 200 होते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, टोटल कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन होते हैं। दो सेक्शन बटे होते हैं, ए और बी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने होता है? 5 मार्क्स का होता है। और जो पार्ट बी होता है उसमें कितने होते हैं? 10 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर RIMC एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी मिलिट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी है, तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके मुझे मेल कर सकते हो, या मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। 2x+1 इंटू में x+2 इंटू में 2x-1। तो देखो 2x-1 2x+1 दोनों किस फॉर्म में हो गए? a-b इंटू में a+b। तो मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट a² - b²। इट मीन्स मैं क्या लिख दूंगा? डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। और मुझे पता है ये आ जाएगा x+2। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x² - 1 इंटू में कितना आ जाएगा? x+2। अब मैं एक बार x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा? 4x³ माइनस x। फिर मैं 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8x² -2। तो इट मीन्स कितना आ गया? ये हमारा कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4x³ प्लस में 8x² माइनस x माइनस 2 विल बी द आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फैक्टराइज 25x⁴ माइनस y⁴ को फैक्टराइज करना है। तो एक बात बताइए, 25x⁴ माइनस y⁴, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये a² - b² वाली फॉर्म में आ सकता है आराम से। क्या करेंगे इसको? 5x⁴ का भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर माइनस y⁴ का भी क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। फिर हम क्या लिख सकते हैं? ये a² - b² है तो इसको लिख देंगे a² + b², यानी कि 5x² प्लस में y² इंटू में क्या करेंगे? 5x² माइनस y²। अगेन मैं देख पा रहा हूँ ये 5x² माइनस y² भी किसकी फॉर्म में आ रहा है? a² - b² की फॉर्म में आ रहा है। तो मतलब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख दूंगा 5x² प्लस y², ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा ये जो 5 है इसको आप लिख दो √5x⁴ माइनस y⁴ 2। जब मैं इतना लिख दूंगा तो फिर अगेन ये इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं? √5x प्लस में y इंटू में √5x √5, ये √5 होगा। और एक सेकंड में इसको मिटाई देता हूँ। ये हो जाएगा √5x माइनस में क्या हो जाएगा? y। तो मतलब ये तीन फैक्टर आ गए, 5x² प्लस y², √5x प्लस y, √5x माइनस y। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। मोहन वॉक्स 17 मीटर नॉर्थ ईस्ट एंड 8 मीटर साउथ, हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लिया है? डायरेक्शन बना ली। ये हमारी नॉर्थ होगी, ये हमारी साउथ होगी, ये हमारी ईस्ट होगी और ये हमारी क्या होगी? वेस्ट होगी। तो वगैरह मोहन वॉक्स कितना जा रहा है? 17 मीटर जा रहा है। कितना? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मैंने कहा ही इज गोइंग 17 मीटर। आफ्टर दैट वो क्या कर रहा है? 18 मीटर साउथ, 8 मीटर साउथ जा रहा है। तो मैंने क्या करा? इसको 8 मीटर क्या कर दिया? साउथ की तरफ इसको मैं ले गया।
तो मैंने देखा ये 8 मीटर कहाँ गया, साउथ की तरफ गया है, 8 मीटर साउथ की तरफ आ गया है। तो वो कह रहा है कि अपनी इनिशियल दूरी से वो कितनी दूर है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा कैसा बनना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। क्यों? क्योंकि देखिए वो ऐसे गया और सीधे नीचे आ गया, तो इनिशियल से तो उसकी मैंने ऐसे डिस्टेंस ले ली, ये 17 हुआ, ये 8 हुआ। तो इस दूरी को आप x मान लो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो 17 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है भाई, आप कहोगे 289। मैंने कहा 8 का कितना होता है, आप कहोगे 64। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, √225, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15। मतलब वो अपनी इनिशियल डिस्टेंस से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर की दूरी पर है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD इज ए स्क्वायर, देख रहे होंगे ये क्या है, एक स्क्वायर है यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या कह रहा है, ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। और BPC इज ए सेमी सर्कल, BPC हियर इज ए सेमी सर्कल, ओके। एंड APD इज ए ट्राइंगल, APD इज ए ट्राइंगल। ये हमारा APD क्या हो गया, एक ट्राइंगल हो गया। तो वो कह रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया फाउंड करना है। तो देखिए भाई कैसे निकालेंगे शेडेड एरिया, कैसे निकालेंगे। हमें पता है, क्या पता है, एक तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेक्टेंगल है, देख पा रहे हो ये चारों तरफ पूरा क्या हो गया, सॉरी, एक स्क्वायर है हमारा, क्या है, स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर में क्या है, एक तो ये हमारे पास सेमी सर्कल आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये शेडेड एरिया निकालना हो, जो लाइन वाला एरिया है, तो मैं क्या करूँगा। मैंने कहा भाई मैं ये पूरा का पूरा सेमी सर्कल और पूरा ये ट्रायंगल अगर इस स्क्वायर से मैं निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा, शेडेड रीजन ही बचेगा। क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। अगर मैं ये ब्लू ब्लू पार्ट निकाल देता हूँ पूरा, तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन। तो मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ किसका, सेमी सर्कल, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इन दोनों का माइनस एरिया कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, शेडेड एरिया बचेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे अब इसको। मैंने कहा ये जो सेमी सर्कल है, ये BC क्या होगा, इसका डायमीटर का काम करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो BC है ये कितना है, हमें पता है, ये इसकी स्क्वायर की साइड है, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर है। तो मैंने कहा इसकी जो, अगर ये पूरा डायमीटर 28 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, आप कहोगे जी 14 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, बिकॉज हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, ओके। अब हमने देखा APD इज ए ट्राइंगल। चलिए जी, APD इज ए ट्राइंगल, मैंने कहा AD की जो वैल्यू होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 14 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक तो हमने देखा ये जो रेडियस बननी थी वो कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी है ही 28 सेंटीमीटर। तो मुझे पता चल गया कि ये जो मैंने यहाँ पे ये जो साइड बनाई है, पी, यहाँ पे आप ले लो एम, ले लो PM ले लो, तो ये कितने हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। तो मतलब मैं यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ। तो मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD, आप कहोगे 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, 28, और हाइट कितनी होगी 14। आपने काट दिया जी कितने बार, 14 टाइम। तो मैंने देखा कितना हो गया ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये किसका एरिया आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। मैंने कहा सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल लो। तो आपने कहा जी सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr² बाई 2 हो जाएगा। ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया था पाई की जगह हमेशा क्या लोगे, 22/7 ही लेना। तो मैंने ले लिया 22/7 इंटू में 1/2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 14 इंटू में
14। मैंने देखा 7 से कितने बार गया, 2 टाइम, 2 से 2 टाइम। मैंने देखा 7 14 2 से कितना हुआ 28, 28 और 14 2 से अगेन 28 यानी कि 308। मुझे पता चला कि जो सेमी सर्कल का एरिया है वो कितना आया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ट्राइंगल का एरिया आया वो कितना आया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा था इन दोनों का एरिया किससे माइनस कर देंगे, इस स्क्वायर के एरिया से। तो स्क्वायर का जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया। मैंने साइड का स्क्वायर लिया तो कितना हो गया, देखो 8 8 जा 64, कैरी कितना हुआ 6, 8 2 से कितना 16, 16 यानी कि डबल करेंगे 32 यानी कि 6 हो जाएगा 8, और 2 2 से कितना हुआ 4 यानी कि 4, और कितना 7, कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा। तो 784 से हम क्या करेंगे, ये जो मैंने कहा था ट्रायंगल और सेमी सर्कल का एरिया प्लस करके माइनस कर देंगे। तो मैंने देखा 308 और 196 का जो एरिया आ रहा है वो कितना आ जाएगा 14, ये वहाँ पे 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा 4 और 5। मैंने देखा 504 आ रहा है। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो देखो कितना बचेगा 0 8, और यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे देखा ये कितना आ गया 2 आ गया। तो 280 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कितना हो जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यार बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। मैं इसको मिटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल मतलब लगभग मुझे लगता है कि पूछते ही हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है रेशियो से है, देखिए क्या कह रहा है। If A ratio B is equal to 3:7 and B ratio C is equal to 4:9, find A B C। भाई A और B का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है 3:7 दिया है। फिर से अगन B और C का रेशियो दिया है, B और C का रेशियो कितना दिया है 4:9, कितना है 4:9। तो वो कह रहा है ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो भाई ऐसी कंडीशन में हम करते क्या है, जो ये हमारा बी वाला पार्ट है हम इसको क्या कर देते हैं इक्वल बना देते हैं। इसको इक्वल बनाने के लिए हम करेंगे क्या, मैंने कहा अगर मुझे इक्वल बनाना तो ऊपर मैंने मल्टीप्लाई करा 4 से और मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। ठीक है, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा, आपने कहा ऊपर अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो 4 3 जा 12, 4 7 जा कितना हो गया 28। मैंने 7 से नीचे मल्टीप्लाई करा है यहाँ पे 7 4 जा कितना हो गया 28, और 7 9 जा कितना हो गया 63। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पे। तो भाई जब भी रेशियो में अगर तीन अगर क्वांटिटी है, अगर कोई एक कॉमन होती है तो हमें क्या करना होता है, उस जो कॉमन क्वांटिटी को क्या करते हैं इक्वल बना देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉक्स ऑफ द कैंडी कैन बी डिवाइडेड इक्वली विदाउट विदाउट कटिंग अमोंग 2 4 एंड 9 पीपल, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ द कैंडीज द बॉक्स शुड बी कंटेन। मतलब टॉफी का एक डिब्बा है जिसे बिना काटे 2 4 और 9 लोगों में बराबर इस तरह से विभाजित करनी है कि मतलब सबको क्या मिले, कम से कम टॉफी उस डिब्बे में हो जाए। देखिए क्या करना है इसमें 2 4 और 9, सीधी सी बात है, और यहाँ पे बोल भी दिया व्हाट इज द लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर मतलब क्या कह रहा है वो एलसीएम निकाल लेंगे, 2 4 और 9 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो भाई सिंपल सी बात है 36 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसको तो मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप लोग कर लोगे, 2 4 9 का एलसीएम तो आप ले ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ द 27% ऑफ ए नंबर इज 81, फाइंड द नंबर। मैंने कहा भाई नंबर मान लेते हैं, लेट नंबर इज एक्स, लेट नंबर इज एक्स। क्या कह रहे हैं वो एक्स का 27%, मैंने कहा एक्स का 27%, तो यहाँ पे लिख देंगे 27% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है 81 गिवन है, तो वो नंबर फाइंड करना, बस यही हो गया। तो 27/100 इंटू में क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, ओ सॉरी 21 कह रहा हूँ मैं इसको, 81 है ये, 81 इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 27।
तो मैंने देखा 20 इससे 27 से कितनी बार गया, 3 टाइम चला गया। और 3 इंटू में 100 कितना हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। यानी कि वो जो नंबर होगा हमारा जिसका 27% 81 है, वो नंबर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 411। वो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर बताना है जो 411 से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा भाई 4 अंक 4 डिजिट की सबसे जो बड़ी संख्या हो जाएगी वो तो आपको पता होगा 999 हो जाएगी। मैंने कहा इसको डिवाइड करके देख लेते हैं 411 से। तो आपने देखा कितने बार जाएगा, सबसे पहले 2 बार जाएगा। तो मैंने कहा 2 2 8। मैंने देखा यहाँ पे 7। मैंने देखा अगेन यहाँ पे 7। और मैंने देखा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर मैंने देखा ये कितने बार, ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार जा सकता है आपको। आप देख पा रहे होंगे कि 4 टाइम जाएगा। 4 4 4 4 जा कितना हुआ 16। मैंने देखा कितना बचा 5। आपने फिर देखा कितना बचा 3। और आप कहोगे यहाँ पे बचेगा 1। तो मैं देख पा रहा हूँ जो हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो 135 बच रहा है। अगर ये क्वेश्चन में 135 एक्स्ट्रा ना होता, इसमें अगर ये 135 एक्स्ट्रा ना होता तो इसका मतलब ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल था। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल था तो मतलब हमारे पास वो नंबर क्या होना चाहिए, 999 में से 135 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है इसलिए ये बच रही थी। तो मैंने देखा 4, मैंने देखा यहाँ पे 6, मैंने देखा यहाँ पे 8 और ये हुआ 9। तो वो जो नंबर होगा जो 411 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या भी होगी, वो हो जाएगी 9864। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 15 टाइम द एरिया ऑफ अनदर सर्कल। एक सर्कल का जो एरिया है वो दूसरे सर्कल के एरिया के कितना है, 15 टाइम्स है। तो वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरकमफेरेंस। तो भाई सिंपल सी बात ये है, मैंने मान लिया लेट एक की रेडियस r1 है, एक की रेडियस कितनी है r2 है। तो मैंने देखा कि एरिया ऑफ द सर्कल, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 15 टाइम्स द अनोदर सर्कल। ठीक है, मैंने कहा इसका जो एरिया है इसके कितने हैं 15 टाइम्स है। तो मैंने देखा यहाँ पे R1 आर, मैंने देखा इसका जो एरिया होगा पहला सर्कल का वो मैंने लिख दिया पाई R1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 पाई R2 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपने देखा पाई से पाई दोनों तरफ कट गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे ऊपर। तो यहाँ पे कितना बच रहा है 15 बच रहा है। मैंने कहा R1 अपॉन R2 का रेशियो कितना आ रहा है, आपने कहा जी √15:1 आ रहा है। कितना आ रहा है 15:1 आ रहा है। मतलब R1 रेशियो R2 कितना आ गया है, √15:1 आ गया है। और जो हमारा रेडियस का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है सरकमफ्रेंस का रेशियो हो जाएगा। इसी रेशियो में क्या होगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 5। तो वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। तो x प्लस 1/x इजिकल टू कितना है √5। मैंने कहा दोनों साइड स्क्वायर कर दो। आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो हमें पता चला ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में a इंटू में b जब करेंगे तो मतलब 2 इंटू में x इंटू में 1/x बराबर कितना आ जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा, ये मैंने 5 ले लिया। x से x कटा यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में कितना 2 बराबर 5। तो हम यहाँ पे ये बात कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 को इधर माइनस कर देंगे तो 5 - 2 बराबर कितना आ गया
3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ईच ऑफ साइड 4.8 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ ए वायर। इफ सेम पीस ऑफ वायर इज बेंट इनटू ए रिंग, फाइंड द डायमीटर। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मान लो कोई एक मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया, ये किसी तार से बनाया मैंने, और इसी तार को मैंने दोबारा एक रिंग की फॉर्म में बना दिया, तो ये देखो क्या बन पा रहा है, एक सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों में कॉमन चीज क्या है? लेंथ ऑफ द वायर है कि नहीं। जिस लेंथ से ये बना है उसी लेंथ से ये बना है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, पेरीमीटर सर्कल मतलब सरकमफेरेंस कहते हैं उसको। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि 2πr सरकमफेरेंस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 3 इंटू में साइड। 3 इंटू में साइड, साइड कितनी है? 4.18। ठीक है, यही तो होता है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू में, मैंने ये देखो, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में आर बराबर, ये मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, 3 इंटू में 4.18। मैंने कहा आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी। तो मैंने देखा 3 इंटू में 4.18 इंटू में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 22। मैंने 11 से काटा, आया 0.11 3 जा 33 और 8 जा, और ये गया 2 टाइम्स। मैंने फिर देखा 2 से, ये गया 0.919 और ये देखा मैंने कितना, 2 से ये गया 1.5। इट मीन्स जो आर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 पॉइंट, ये 1.5 इंटू में 0.9 इंटू में कितना आ गया, 7। ये हमारा क्या आ रहा है, डायमीटर आ रहा है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सबको, तो रेडियस आ जाएगी। या आप क्या करो, डायमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। मैंने इसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दी, तो मैंने करा 2 इंटू में 1.5 इंटू में 0.91 इंटू में 7। मैंने देखो मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। 3 इंटू में 0.19 इंटू में 7। मैंने देखा है ये कितना होता है, 19 3 जा कितना होता है, 57। तो ये आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो गया, 57। तो ये हो जाएगा 0.57 हो जाएगा। और इसमें मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 जा कितना हो गया, 49। कैरी कितना हुआ, 4। और 7 5 जा कितना हो, 35। 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, डायमीटर आ गया 3.99 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अगर आपको RIMC सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे जीमेल पर मुझे मेल कर सकते हो। अबाउट सेक्शन में चैनल में मैंने डाला हुआ है अपना जीमेल, या मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे भी मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। चलिए देखिए 12वां क्वेश्चन देखो क्या है। ए होलो सिलिंड्रिकल कॉपर पाइप, देखिए एक होलो सिलिंड्रिकल कॉपर पाइप है, इज 210 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कॉपर यूज्ड इन मेकिंग द पाइप। देखो सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है ये तो पता होगा आपको क्या होता है कि ये हमारा क्या हो गया, एक कॉपर पाइप। मैंने एक पाइप बना लिया, ये सिलेंड्रिकल पाइप, और मैंने कहा ये होलो है, तो होलो सिलेंड्रिकल पाइप कुछ ऐसे होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 210 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। फिर वो कह रहा है कि इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर, मतलब आउटर डायमीटर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से लूँ आउटर डायमीटर की बात होगी तो मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 5, और ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। तो मैंने कहा आउटर जो रेडियस है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा R1 कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने कहा R2 जो है, मैंने कहा ये छोटी वाली रेडियस वो हो जाएगी, R2 कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर।
तो वो कह रहे हैं कि इसको बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ। तो हम क्या करेंगे, आउटर वॉल्यूम से इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल मटेरियल आ जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं, मैंने कहा R2 कितना है 3 सेंटीमीटर, मैंने कहा कॉपर, कॉपर यूज्ड कितना हो जाएगा भाई, मैंने कहा आउटर माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। आउटर कितना हो जाएगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। देखिए एच और पाई तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा क्योंकि सेम हाइट के हैं, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे, पाई एच को बाहर कॉमन निकाला तो अंदर आया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो मैंने देखा पाई अपॉन 27 इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 210 इंटू में R1 स्क्वायर, आर कितना है देखो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिया 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 9। मैंने देखा कितना आ गया 22/7 इंटू में, देखो यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ से 7 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितने बार जा रहा है 3 टाइम, तो मेरा आया 22 इंटू में 30 इंटू में कितना आ जाएगा, मैंने यहाँ से माइनस करा तो 16 आ गया। अब देखते हैं ये कितना हो रहा है टोटल, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने देखा ये आया 6660, 660, 660 इंटू में 16, मैंने देखा फिर कितना आ जाएगा 0, 16 सिक्स कितना होगा 96, कैरी हुआ 9, 16 सिक्स अगेन 96 और 9 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 105 हो जाएगा। तो 105 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा, इतना कॉपर यूज हुआ है इस होलो सिलेंडर को बनाने के लिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वो कह रहा है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करना तो क्या करना है, 5 की पावर कितना है 5 इंटू में 3 की पावर कितना है -5 अपॉन में देखिए क्या है 125 है, तो देखिए 125 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 इंटू में, यह 6 की पावर -5। तो बताइए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, अगर इसकी पावर -5 है तो इन दोनों की पावर भी -5 होगी, और इन दोनों की पावर -5 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -5 और 3 की पावर -5, भाई एक्सपोनेंट की अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो यही तो लिखा जाएगा। तो मैं 6 की पावर -5 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -5 इंटू में 3 की पावर -5, तो 2 की पावर मैंने -5 लिया, इंटू में 3 की पावर मैंने -5 लिया, इंटू में मैंने देखा 10 की पावर कितनी है -1, तो 10 की पावर -1 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू में 2 लिख सकता हूँ, मतलब 5 की पावर -1 और 2 की पावर -1, तो मैंने लिखा यहाँ पे 5 की पावर -1 इंटू में 2 की पावर -1। अब देख लेंगे कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ से कट रही है। हमने देखा क्या देखा, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 5 और 5 की पावर -1। देखिए सबसे पहले तो नीचे देख लेते हैं। अब मैंने देखा मैं अगर चाहूँ तो इस पावर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 नीचे है तो मैंने कहा भाई कितना बचेगा 5 की पावर 3 बचेगा। फिर आपने देखा 5 की पावर -5 और 3 की पावर -5 है, यहाँ पे 3 की पावर नीचे भी -5 है, तो देखिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे, कुछ नहीं बच रहा है। तो अब बचा क्या है, अब सिर्फ बचा है 2 की पावर -5 और 2 की पावर -1, तो नीचे दोनों पावर ऐड होंगी तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -6, और 2 की पावर -6 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 की पावर कितना 6 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना सिंप्लीफाई करना काफ़ी रहेगा, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इसको 125 इंटू में ये कितना हो जाएगा 64, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब तो आपको पता होगा, जैसे कि मैंने कहीं पे लिखा है ए की पावर -m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक अलग से वीडियो एक्सपोनेंट एंड पावर पे बना के चैप्टर का डाल दूंगा, या कोई भी चैप्टर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पे स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। आफ्टर 14 ईयर्स राम विल बी 3 times एज ओल्ड एज ही वाज 4 years ago। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। मैंने कहा भाई लेट राम की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स। आफ्टर 14 ईयर्स की बात कर रहा तो मैंने कहा 14 ईयर्स आफ्टर उसकी एज कितनी हो जाएगी +14। और ये जो 14 ईयर्स की एज है वो कितनी है 3 times है। किस कौन सी एज के 4 year एगो। तो मैंने कहा भाई अगर ये इसकी प्रेजेंट एज एक्स है तो 4 year एगो कितनी हो जाएगी -4। और यही जो एज है ये वाली x + 14 ये इसके कितनी है 3 times है। बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। क्या करेंगे x प्लस कितना आ गया 14 बराबर कितना आया। ये हो जाएगा 3x माइनस में 12। मैंने कहा x को उधर ले जाओ और 12 को उधर ले आओ। तो आपने कहा 14 प्लस में 12 और 3x माइनस में x। ये कितना हो गया 26 इजिकल टू यहाँ पे कितना बचेगा 2x। यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी मैं इसको काटूंगा तो 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो 13 ईयर्स क्या है ओल्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था ठीक है। हम्म क्या है देखो। फाइंड एक्स इफ एक्स एक्स का मान निकालना है। मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम इन जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। क्या कह रहा है देखिए। वो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे देखो यहाँ पर है 5/7 की पावर -x और इट इज डिवाइडेड बाई 5/7 टू द पावर -4 इजिकल टू 5/7 की पावर कितनी है 5 है। तो वो कह रहे हैं x की वैल्यू बताओ इसमें कितनी होगी। तो भाई क्या करेंगे सिंपल सी बात है। मैंने कहा ये दोनों चीज डिवाइड में है तो आपने कहा जी 5/7 की पावर कितनी हो जाएगी। मैंने कहा अब देखो ये सेम सेम वैल्यू है। अगर जब दोनों वैल्यू सेम होती है जैसे मैंने कहा a की पावर m अपॉन a की पावर n अगर ये डिवाइड में है तो आंसर क्या आता है a की पावर m माइनस n आता है। तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि इसकी जो पावर होगी 5/7 की वो हो जाएगी -x। इसमें से जब हम -4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 5/7 की पावर 5। तो मैंने कहा ऊपर ऊपर की जो पावर है उनको कंपेयर करें तो -x + 4 बराबर कितना आ रहा है 5। यानी कि -x बराबर कितना आ रहा है 5 - 4। यानी कि -x बराबर कितना आ रहा है 1। यानी कि x बराबर कितना आ रहा है -1। -1 विल बी द आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है द एज ऑफ टेमी तन्मय सॉरी द एज ऑफ तन्मय एंड द नमन आर इन द रेशियो दिस। इस रेशियो में एज है। आफ्टर 5 years रेशियो विल बी द 5/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्या करना है भाई। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि तन्मय की एज 5x है और किसकी नमन की एज 7x है। लेट यहीं पे सपोज कर लेंगे। फिर वो कह रहे हैं कि अगर 5 years आफ्टर 5 years तो भाई सिंपल सी बात है। आफ्टर 5 years अगर मैं कहता हूँ 5x + 5 ये इसकी 5 years लेटर एज हो जाएगी। ये हो जाएगा 7x + 5 ये इसकी 5 year लेटर एज हो जाएगी। उनका जो रेशियो है वो कितना हो रहा है 5/6 हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30x प्लस में 30 बराबर 35x प्लस में 25। मैंने देखा ये x इधर ले आते हैं तो मैंने देखा ये कितना हो जाएगा। ये 25 को उधर ले आओ या इसको उधर ले जाओ जो आपकी इच्छा वो कर लीजिए। मैंने कहा 25 को मैं इधर ले आया तो 30 माइनस 25 बराबर ये हो जाएगा 35x माइनस में 30x। यानी कि ये मैंने देखा यहाँ पे बचा 5 और यहाँ पे कितना बचा यहाँ पे भी बचा 5x। यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है क्योंकि 5 से जब इसको डिवाइड में कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है तो इनकी प्रेजेंट एजेस कितनी हो जाएगी 5 years और कितना हो जाएगा
7 ईयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो क्रॉस, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द 6, 9 एंड 15। वो छोटे से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना जो इन सबसे क्या हो, डिविजिबल हो। तो सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इनका लीस्ट मल्टीपल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमने देखा 6, 9, 15, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, 90। ये बात तो मुझे पता चल गई कि जो इन सब से डिवाइड होगा वो 90 का मल्टीपल होगा। और हमें देखना ये है कि 90 के मल्टीपल में सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो भाई अगर मैं इसमें 10 से गुणा करता हूँ तो देखो 900 आ रहा है। यही हमारा बन पा रहा है, बाकी और नहीं बनेगा छोटे से छोटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 900 विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो कह रहा है कि देर आर द 3081 स्टूडेंट इन ए स्कूल। ठीक है, कितने, 3481 स्टूडेंट इन ए स्कूल। PT teacher wants them to stand in a row and column such that number of row is equal to the number of column. Find the number of rows. तो भाई ऐसे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इसका क्या आप निकाल लो, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो हमने देखा है इसका, अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालता हूँ तो क्या होगा, 5 टाइम जाएगा, 5 5 जा 25। कितना बच रहा है, मैंने देखा यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है जी 9। और यहाँ पे 9 बच ही रहा है, बस ये हो गया। मैंने कहा इसका क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। आप देखो कितनी बार जाएगा, आपने कहा जी 9 टाइम जाएगा, मैंने कहा 9 टाइम, 9 9 जा 81 और 9 और ये हो गया 181। तो देखिए कितना हुआ, 59 विल बी द आंसर। क्या हो जाएगा, 59 विल बी द आंसर। जो इसका स्क्वायर रूट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, नहीं अभी 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है अभिमन्यु हैज 3 टाइम्स एज 2 rupees coin as he has 5 rupees coin. If the total money he has is 77 rupees, how many coins of each denomination does he have? ठीक है, क्या है उसके पास, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के हैं उसके पास। अभिमन्यु हैज 3 टाइम्स एज 2 रुपए, 2 rupees coin एज 5 rupees coin। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट, मैंने कहा जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो नंबर ऑफ कितने हैं, एक्स है। तो फिर आप कहोगे जो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, अब मैंने कहा इन दोनों को सम कर दो। मैंने कहा 5, अगर 5 सिक्के हैं तो कितने पैसे होंगे इसमें, आप कहोगे जी 5x। मैंने कहा इसमें कितने पैसे होंगे, आप कहोगे 6x। ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 77 के। आप कहोगे 11x बराबर कितना आ गया, 77। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 7। तो यानी कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, 7। और 2 रुपए के कितने हो जाएंगे, 21। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या क्या कह रहा है। ए मोटर बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन रिवर एंड कवर ए डिस्टेंस बिटवीन टू कोस्टल टाउन इन 5 hours. It covers this distance upstream in 6 hours. If the speed of the stream is 3 kilometer per hour, find the speed of the boat in still water. तो भाई ये कह रहा है कि दो टाउन है, उनके बीच में अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कितने घंटे ले रहा है, 5 घंटे। अगर अप स्ट्रीम उसी डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो कितने ले रहा है, 6 आवर ले रहा है। और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। एक बात मुझे बताइए, अगर मैंने कहा स्टिल वाटर की जो स्पीड है वो मैंने ले ली, स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है वो, बोट की स्पीड, बोट, BOAT, बोट स्पीड, इसको थोड़ा काट दो। मैंने कहा बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, x है। और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन में दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे बताइए अप स्ट्रीम कितनी होगी, अप स्ट्रीम क्या होगा, x-3 होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा डाउन स्ट्रीम बताइए, आप कहोगे डाउन स्ट्रीम में भाई x+3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों स्पीड आ गई मेरे पास, इतनी और इतनी। अब सेम क्या कर रहे हैं, वो सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो मैंने देखा क्या हो रहा है,
दोनों दोनों में डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने कहा डिस्टेंस को आप क्या करो, इक्वल रख दो, d1 बराबर d, मतलब एक बार अप स्ट्रीम के लिए एक बार डाउन स्ट्रीम के लिए। यहाँ पे स्पीड देखा हमने कितनी है अप स्ट्रीम के लिए, x-3, और टाइम कितना लग रहा है इसको, 6 घंटे। हमने देखा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, x+3 इंटू में, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 5 घंटे। कितने लग रहा है, 5 घंटे। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 6x-18 बराबर कितना हो गया, 5x प्लस में 15। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो x बराबर कितना आया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने देखा 8, ये कितना हुआ, 18, और ये हो जाएगा 33। कितना हो जाएगा, 33। x बराबर कितना आ गया, 33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 क्वेश्चन देखिए, 18 मैन बाइंड्स 900 बुक इन 10 डेज, फाइंड हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 600 बुक्स इन 12 डेज। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, हम क्या करेंगे, जो पूछा है उसको सबसे राइट साइड में लिख लेंगे, क्या कह रहा है, हाउ मैनी बाइंडर्स। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने मैन ले लिया, यहाँ पे मैंने डे ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, बुक्स ले लिया। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, 18 मैंने, और यहाँ पे फाइंड करने हैं, तो मैंने कहा एक्स मान ले, और जिसको फाइंड करना है उसको हम नीचे ऐसे एरो के साथ ले लिया। यहाँ पे हो क्या रहा है, डे, कितने डे देखिए, 18 जो मेंस थे वो 10 दिन में काम कर रहे थे किसी को, तो वो कह रहे हैं कि 12 दिन में कितने काम होगा 12 डेज में। तो मैंने कहा 12 डेज। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आज 18 मैन है जिस जो किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, और यहाँ पे 12 दिन में काम कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे मैन क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं, और डेज क्या हो रहे हैं, मोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो वो कैसा प्रोपोर्शन हो रहा है, डायरेक्ट कैसा है, सॉरी इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है, कैसा हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जहाँ पे हमारा लेस, अगर देखिए लेस मैन हो रहे हैं लेकिन मोर डेज हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एरो हम ऊपर की साइड लगा देंगे। अब देखते हैं बुक्स की तरफ, 18 मैन कितनी 900 बुक्स को करते हैं, तो 600 बुक्स के लिए कितने लेस मैन ही रिक्वायर होंगे। सही बात है, लेस ही मैन है, लेस ही क्या है, बाइंडिंग है। तो ये हमारा कैसा आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, मतलब ये कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब देखिए सॉल्व करने के लिए जो हेड वाले होते हैं उनको ऊपर ले लेते हैं, और टेल वाले को नीचे ले लेते हैं। तो मैंने कहा x/10/12 इंटू में कितना हो जाएगा, 600 अपॉन में 900। मैंने ये दो जीरो से दो जीरो काटे, और x बराबर आ गया 10/12 इंटू में 6/9 इंटू में कितना आ गया, 18। तो मैंने देखा 9 से 2 टाइम्स, 6 से 2 टाइम, 2 से 2 गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 डेज। कितनी, ओ सॉरी, कितना आ गया, 10 मैन, कितना आ गया, 10 मैन विल बी द रिक्वायर्ड टू डू दिस वर्क, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 10। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 22 देखिए, ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेस इतना है नहीं, और मैं इसको सॉल्व करा दूंगा बाद में, अगर आपसे नहीं हुआ आप कर सकते हो इजीली, क्योंकि इजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, ए मैन कवर 100 किलोमीटर ऑफ हिज जर्नी एट 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 120 किलोमीटर 54 किलोमीटर आवर, एंड लास्ट 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो। तो भाई एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस देखो कितनी हो गई हमारे पास, 100 प्लस में 120 किलोमीटर, और प्लस में 30 किलोमीटर, मैंने लगा दिया 30 किलोमीटर। अब मैं देखूंगा इन डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा। एक बात बताओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा पर आवर से, तो 100 किलोमीटर कवर करने में 2 घंटे लगेंगे। प्लस मैंने देखा 120 किलोमीटर जा रहा है, कितना 54 के हिसाब से, तो कितना टाइम लग जाएगा, आपने देखा जी 60, आपने देखा 27, आपने फिर इसको 3 से काटा तो 20/9, यानी कि 20/में कितना आ गया, 9 आवर हो गया। 20/में मैंने लिख दिया 9 आवर, प्लस में मैंने देखा 60 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, तो
कितना घंटा लगेगा, आधा घंटा लग जाएगा, 1/2 आवर, तो मैंने लिखा 1/2 आवर्स लग जाएंगे। फिर मैंने देखा ऊपर टोटल डिस्टेंस हो गई 250 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया, 18 आ गया, तो ये हो गया 36 प्लस ये हो जाएगा 40, प्लस में ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 9 जा 18 मतलब 9 हो जाएगा। तो हमने देखा 250 अपॉन में ये देखो कितना हो गया, 36 प्लस 40 76 और 9 85, कितना हो गया 85। और ये जो 8 है ऊपर मल्टीप्लाई में चले, 18 ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। मैंने 5 से काटा तो 5 5 जा 25 और है 17, यानी कि ये आ गया 50 इंटू में 18 अपॉन में 17। 17 से जब मैंने इसको काटा, 17 1 जा 17, पॉइंट लगाएंगे 0, 0 बढ़ा लेंगे एक और, 17 5 से कितना हुआ 85। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 इंटू में 105 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25, कैरी हुआ 2 और 5 1 जा 5, यानी कि कितना आ रहा है, एक जीरो से 1.1 शिफ्ट आगे हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 52 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास क्या है 6a² माइनस, यहाँ पे ये कोई नंबर मिसिंग है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे a ले रहा हूँ अभी। प्लस में कितना हो गया 3, इसको मल्टीप्लाई करना है 4a-2 से। तो मैंने कहा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, a² a क्यूब हो जाएगा, माइनस a², 4a² हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा। फिर मैंने कहा 2 से भी कर दो अब मल्टीप्लाई, आपने कहा जी 12a² हो जाएगा, माइनस में 2 यानी कि प्लस का 2a हो जाएगा, और देखा मैंने माइनस का क्या हो गया 6 हो गया। अब देखेंगे 24a³ तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि और कोई तो है नहीं, तो मैंने कहा 24a³ एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 4a² प्लस का 12a², तो यानी कि कितना बचेगा प्लस का 8a², और मैंने देखा यहाँ पे प्लस का 12a और प्लस का 2a, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस का 10a और माइनस में 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, उसमें भी क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करनी है। देखिए मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, कह रहा है कि 3a² कितना है, 3a² प्लस में a प्लस में 9, इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, a प्लस 3 से। तो मैंने कहा पहले a की मल्टीप्लाई कर दो, आपने करा 3a³ प्लस में a² प्लस में कितना हो गया 9a। मैंने कहा अब 3 की कर दो, तो आपने कहा जी प्लस 9a² प्लस में 3a प्लस में 27। आपने देखा a³ वाली टर्म सिर्फ a³ ही है, a² वाली दोनों टर्म कितनी हो जाएगी 10a²। मैंने देखा 9a और 3a कितना हो जाएगा जी 12a, प्लस में कितना बचा है 27, यानी कि 27 विल बी द आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। बस इतना ही करना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इसमें करना क्या है, इसमें यही है, इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ये डिवीजन वाला क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, हो सके तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, मुझे फॉलो करिए और उस पर मुझे सॉल्यूशन भेज दिए। कोई भी आपका डाउट होगा तो वो आप वहाँ मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, और मुझे ये होमवर्क में आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ 27 पे। वो कह रहा है द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज डिफर बाय द 3। मैंने मान लिया कि 2 डिजिट ए और बी हैं, और इनका मैंने डिफरेंस भी ले लिया, ए माइनस बी बराबर कितना है 3 है। चलिए ये मुझे पता चल गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number, we get 143, what is the original number। मैंने कहा अगर भाई मेरे पास 2 डिजिट ए और बी हैं, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ टेंस की प्लेस का, इसको यूनिट प्लेस का मान लेता हूँ, तो नंबर क्या होगा मेरे पास, मेरे पास नंबर आ जाएगा 10a प्लस में बी। अब वो कह रहा है कि चेंज कर दिया हमने, क्या कर दिया, डिजिट चेंज कर दिए, तो जो नंबर हो रहा है वो कितना हो जा रहा है 10b प्लस में कितना हो जा रहा है a हो जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, यानी कि जब मैं इनको ऐड करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा 11a प्लस में कितना हो जाएगा 11b। ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है 143 के बराबर आ रही है, किसके बराबर आ रही है
143 के। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ 11 यहाँ से कॉमन आ रहा है, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 143 के। मैंने 11 से इसको काटा, 11 बन जा 11 एंड 11 3 जा 33, यानी कि a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है 13। तो भाई एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन हमें पहले से दी हुई थी, दूसरी ये इक्वेशन आ गई। बस इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर कितना, एक बार 13, इनका क्या आ रहा है देखो, इनका जो डिफरेंस है वो 13 है और जो सम है वो जो डिफरेंस है वो 3 है, जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। देखो जब मैं एक बार प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2a बराबर कितना 16। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे, यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 से मैंने इसको काटा तो कितना आ रहा है, 2 से मैंने इसको काटा तो 8 आ रहा है। तो मैंने कहा अगर 8 है तो डिफरेंस कितना था 3 का था, तो बी कितना होगा भाई 5 हो जाएगा, और इनका सम भी देखो कितना आ रहा है 13 आ रहा है। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है तो बता दीजिएगा, मैं अलग से सॉल्यूशन कर दूंगा उनका। लेकिन वैसे वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जितने भी मैंने छोड़े हैं। जो सही सही क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 है। वो कह रहा है कि डिवाइड 2324 अमोंग विवेक विशाल गौरव इन द रेशियो दिस। भाई अगर इस रेशियो में कोई पैसा बटेगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेशियो को सिंपलीफाई कर लेंगे। तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, ये हो जाएगा जी 5/4 रेशियो, ये हो जाएगा 4/3 रेशियो, ये हो जाएगा 7/8। तो मैंने कहा कि इनका क्या ले लेंगे हम, इनका देखिए 4 3 8 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। तो मैंने कहा भाई ये हो जाएगा 5/4 इंटू में एलसीएम कितना आएगा इनका 24, रेशियो 5/3 इंटू में मैंने 24, और रेशियो मैंने 7/8 इंटू में कितना करा 24। मैंने देखा कितने बार गया 6 बार, यानी कि यह 30। रेशियो मैंने देखा ये कितने बार गया 8 टाइम, 8 4 जा कितना हुआ 32। रेशियो मैंने देखा ये कितने गया 3, यानी कि 721। ये रेशियो आ गया 30 रेशियो 32 रेशियो 21। इस रेशियो में क्या करना है, इस पैसे को डिवाइड करना है टोटल को। तो भाई सिंपल सी बात है, इन सब का अब मान लेते हैं कि मान लो एक को मिला होगा 30x, एक को मिला होगा 32x और एक को मिला होगा 21x। ये जो टोटल मनी है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे 30x प्लस में कितना 32x प्लस में कितना 21x बराबर किसके आ जाएगा, वो आ जाएगा 2324। हमने इसको प्लस करा तो कितना हुआ 1 2 3, यानी कि 3x, और ये देगा 25 और कितना आ गया 83। कितना आया 83x आ गया, यानी कि अब हमारे पास कितना आ गया 2324, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2324 अपॉन में 83। अब देखो कितने बार जाएगा, देख लेंगे किससे जा रहा है। तो हमने देखा ये 83 से इसको डिवाइड करेंगे तो 83 2 जा 2 टाइम जाएगा, फिर कितने 8 टाइम जा रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। यानी कि सबसे पहले किसको मिल रहे थे पैसे, विवेक को। विवेक को कितने मिल रहे थे, आपने कहा विवेक को मिल रहे थे 30x, यानी कि 30 इंटू में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा कितना हुआ 6 और 6 और 2 कितना हुआ जी 8। मतलब आपको पता है कितने मिलेंगे 840 रुपये किसको मिल जाएंगे, विवेक को मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं वीआई की, यानी कि विशाल की। विशाल को मिल रहे हैं 32x, बस इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 28 से, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह से गौरव, गौरव को कितने मिल रहे थे हमारे 21 इंटू में 28, मल्टीप्लाई करोगे सबके आंसर आ जाएंगे। यही करना था, इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए यार क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये पे बेचने, ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर द 1000 रुपीज राम सफर्स 5% लॉस, व्हाट शुड बी द प्राइस सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम सो दैट ही अर्न्स 8% प्रॉफिट। तो भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे सीपी। तो सीपी फाइंड करने के लिए एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में क्या कर देंगे लॉस कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा
एस पी कितना है 1100 अपॉन में कितना हो जाएगा 95, बिकॉज 5% लॉस है। तो हमने देखा यहाँ पर ये 19 टाइम और ये 200 टाइम, तो हमारा सीपी आया 20,000 अपॉन में कितना 19,000 रुपीज। तो ये हमारा अगर सीपी आया तो एसपी हमें निकालना व्हेन क्या हो, हमें क्या हो प्रॉफिट हो रहा हो 108 का, मतलब 8% का। तो हमारा क्या होना चाहिए, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे एसपी इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन में 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमने देखा 20,000 अपॉन में कितना, मैं थोड़ा सा इसको सीधा करके लिखता हूँ। तो मैंने लिखा ये 20,000 अपॉन में कितना आ जाएगा 19, ये तो हमारा सीपी था। तो हमने देखा 108 अपॉन में 100, बिकॉज 8% का प्रॉफिट चाहिए हमें। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काटे और मैंने देखा 19 से मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 19 से मैंने डिवाइड करा 108 को, अगर मैं 19 से डिवाइड करूँगा तो कितने 19 5 जा 95, 8 में से 5 गया 3 और 1 गया बच्चा। और हमने देखा पॉइंट में हमने आंसर में पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ा लिया। और हम देखेंगे अब कितने बार जा सकता है 6 टाइम। 6 9 जा 19, 6 जा कितना होता है 114 होता है। और मैंने देखा यहाँ पे कितना बचेगा 6, और यहाँ पे देखा मैंने बचेगा कितना 1, और हम नेक्स्ट जीरो और बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे हम कितने बार जा सकता। तो हमने देखा 19 सेवन जा टाइम देखेंगे। 7 जा टाइम अगर देखते हैं साथ में और देखिए कितने बार जा सकता है 19, 8 टाइम देख लेते हैं। 9 कितना जा रहा है 9, 9 8 जा कितना होता है 72, कैरी कितना होता है 7, और 9 और 8 कितना होता है 8 और 7 कितना होता है 15 होता है, यानी कि 152 टाइम इसी जाएगा। तो कितने बार जगह 5.68 टाइम चले गया। बस 2 पॉइंट तक काफ़ी है, 2 पॉइंट तक काफ़ी। तो हमने देखा यहाँ से मैंने इसको जब काटा तो ये आया 5.68। तो मतलब हमारे पास कितना आ गया 200 इंटू में 5.68। हमने देखा 2 इंटू में 568, इसको जब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 3 जा कितना हुआ देखिए 2 6 जा कितना हुआ 12, और कितना हो जाएगा 3, और 2 5 जा 10, और कितना हो जाएगा 11। 1136 रुपीज़ क्या आ जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्री से है। क्या है ज्योमेट्री से, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल डी ई, ये इसके पैरेलल है। तो वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए यार मैं एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैंने एम एन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे। तो एक बात बताइए, अगर ये मेरा 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री, बिकॉज पैरेलल लाइन जब दो ऐसे कट करती हैं तो मैंने कहा था कि वन साइड जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 होता है। तो हमने देखा कि ये अगर 120 तो ये 60 हो जाएगा, इसी तरह से ये अगर 95 है तो ये कितना हो जाएगा 105। अब देखो ये पूरा जो एंगल बन रहा है एक लीनियर पेयर एंगल बन गया। तो मतलब हम कह सकते हैं 60 प्लस में 105 प्लस में x, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 180 के। तो मैंने देखा इन दोनों को मैंने प्लस करा तो ये हो गया 5, 165 प्लस में x बराबर कितना आया 180। तो x की वैल्यू आई 180 माइनस में 165। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हमने देखा 5 और ये 115 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 15 डिग्री विल बी द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं और कॉन्सेप्ट बेस भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस पेपर का भी क्या है ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। देखो क्या कह रहा है, पी क्यू परपेंडिकुलर है। हमने देखा पी क्यू परपेंडिकुलर है पी आर पे। देखिए फिर कह रहा है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। देखिए आर एस के पैरेलल है। वो कह रहा है कि आर क्यू एस 40 डिग्री है, आर क्यू एस 40 डिग्री है, और क्यू एस ई 75 है, ये 75 है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। चलिए देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात देखिए
इन ट्राइंगल आर एस क्यू में देखिए, आर एस क्यू में अगर मैं देखता हूँ 75 है एक्सटर्नल एंगल, तो एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा, यानी कि x प्लस 40 बराबर कितना होगा 75। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 35 के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 35। तो x की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री आ गई। अब देखो पी क्यू पैरेलल है आर एस के, अगर ये आर एस के पैरेलल है तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स जो होगा ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले के। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे इससे दिखा देता हूँ। ये देखो ये जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा इसके, बिकॉज पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो ये अगर हमारा 35 आया तो ये भी कितना हो जाएगा 35, और ये तो यहाँ पे 90 दे ही रखा है, और यहाँ पे ये y है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूँ 90 प्लस में 35 प्लस में y बराबर कितना हो जाएगा 180, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये 125 प्लस में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यानी कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में 125। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 विल बी द आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज, आज का पेपर ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं।